दोस्तों, आज मैं आपके साथ पृथ्वी की जो टाइमलाइन है उस पर एक चर्चा शेयर करना चाह रहा हूँ। पृथ्वी की टाइमलाइन को पढ़ने के लिए हमें पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को पढ़ना होगा। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के अंदर यदि हम देखें तो दो भाग हैं इसके मुख्यतः। दो भाग बांटे गए हैं, एक तो क्राइप्टोजोइक और एक फेनेरोजोइक। मूलतः जो ये वर्ड लिए गए हैं ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। क्राइप्टो वर्ड है, इसका मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, और जोइक का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और फेनेरो का मतलब होता है विजिबल, और जोइक का मतलब होता है जीवन। तो जो पृथ्वी का एक वर्ग था, एक बहुत बड़ा ग्रुप था, एक बहुत बड़ा समय अवधि थी जिसके अंतर्गत हमें इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वह क्राइप्टोजोइक यानी हिडन लाइफ कहलाती है। ये लगभग 87.5% पृथ्वी का इतिहास है। पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पुरानी है और इसका 87.5% भाग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें अराउंड 12.5% जो पृथ्वी के इतिहास का जो भाग है, ड्यूरेशन है, इसके बारे में हमें अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, जिसके आधार पर हमने ये जो विजिबल जो दुनिया है, फेनेरोजोइक है, इसको हमने मूलतः 3 जो महायुग हैं, एराज, उनमें बांटा, जिनमें 3 एराज हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और जो ये सेनोजोइक, या इसको कई लोग कैनोजोइक भी कहते हैं। इनका भी मैं आपको नामकरण बता देता हूँ। पैलियोजोइक, जोइक हमेशा बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, जोइक मीन्स लाइफ होता है, पैलियो मीन्स एंशियंट, मेसो मीन्स मिडिल, सेनो मीन्स रिसेंट यानी अभी की ताज़ा। ये 3 महाकल्प थे और फिर इनके हमने अलग अलग जो अपने कल्प भी बनाए छोटे, जैसे पैलियोजोइक, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिओनियन, पर्मियन, इसी प्रकार से क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, इसी प्रकार से जो वर्तमान आधुनिक सेनोजोइक है उसका भी हमने टर्सरी, क्वाटरनरी, फिर टर्सरी क्वाटरनरी के भी अलग अलग हमने छोटे युग बनाए। ऐसे युग बने हुए हैं, पर मैं इसको एक आम जन में एक सामान्य समझ की भाषा के लिए ज़्यादा तकनीकी शब्दों का प्रयोग न करते हुए आपको एक मोटे तौर पे पृथ्वी का इतिहास से बताना चाहूँगा कि आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बनी और उस समय धरती बहुत गर्म थी। धीरे धीरे ये कूलिंग यानी ठंडा होना चालू हुई। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। उसके बाद में थोड़े दिन बाद में जैसे इसको थोड़ा समय पृथ्वी का मानते हैं, करोड़ों वर्षों का समय माना जाता है। इसके बाद 380 करोड़ वर्ष पुरानी अगर हम बात करते हैं, जो हम फेनेरोजोइक में आ जाएंगे, तो उसे आर्कियन युग कहा गया था। आर्कियन युग के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर जो बदलाव आए वो ये आए कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा थी। आपको ये और बता दूं मैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वर्तमान में एक शब्द यूज किया जा रहा है, एक बदलाव का जो नाम दिया जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्तमान में जो है वो कृत्रिम है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। यदि पृथ्वी पर प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, पृथ्वी के अंदर तापमान रोकने की क्षमता नहीं होती, तो आज हमारी पृथ्वी पर वार्म युग नहीं आता, हम बर्फ़ के युग में ही, हिम युग में ही जी रहे होते। तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, पर पृथ्वी सूर्य दूर होने से पर्याप्त मात्रा में इसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाई, इसलिए पृथ्वी लंबे समय तक ठंडी रही। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हुए एक क्रायोजेनेरियन जो युग आया बीच में 85 करोड़ वर्ष पहले, तो क्रायोजेनियन जो युग था उसके अंदर पृथ्वी धीरे धीरे और जो ठंडी थी, बर्फ़ थी इसकी, वह करीब करीब भूमध्य रेखा के बराबर सी पहुंच गई थी। और इसके बाद अब हम और थोड़ा आगे आते हैं तो 45 करोड़ वर्ष पहले ऑर्डोविशियन युग आया। ऑर्डोविशियन युग के अंदर यहाँ लगभग 5 लाख साल तक हिमयुग महाद्वीपों के ऊपर रहा और काफ़ी बड़ा हिमयुग था। ये जो कैम्ब्रियन से भी बड़ा हिमयुग था, बड़े पैमाने पर इससे कई प्रजातियाँ इस पर विलुप्त हुई। इसके बाद सिलूरियन आया, जो पैलेजोइक का एक कल्प है, छोटा युग है। सिलूरियन युग में लगभग 44.3 करोड़ वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर समुद्र में जल स्तर में वृद्धि हुई। जल स्तर में बड़ी वृद्धि का सामान्य अर्थ है कि तापमान बढ़ा होगा और जल स्तर में वृद्धि आई होगी। इसके बाद डिवोनियन काल आया। तो पैलेजोइक के डिवोनियन काल में क्या हुआ कि वैश्विक तापमान में वृद्धि और समुद्र तल में भी वृद्धि हुई और वर्ष की अवधि भी बढ़ी, वर्ष की अवधि काफ़ी बड़ी होने लगी। इसके बाद कार्बोनिफेरस युग आया। कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो मुख्य बदलाव था, इससे पूर्व जब जैसे ही जलवायु वेट ट्रॉपिकल हुई यानी आर्द्रतर हुई, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पृथ्वी के ऊपर सघन वन आच्छादित हुए और इन वनों के परिणाम स्वरूप ही बाद में ये वन जब भूमिगत हो गए, तो इनके परिणाम स्वरूप ही
पृथ्वी के ऊपर काफ़ी बड़े मात्रा में जो वर्तमान युग में हमें जो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला मिलता है ये उसी कार्बोनिफेरस काल का है और ये लगभग 35 और 35.4 करोड़ वर्ष पुराना है। उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लाखों साल तक यहाँ हिमयुग खत्म हो गया था कार्बोनिफेरस काल में। और इसके जस्ट बाद में 29 करोड़ वर्ष पहले की जो बात आती है, उस समय हमारी पृथ्वी में जब परमियन युग आया, परमियन युग के अंदर वैश्विक तापमान काफ़ी चरम पे पहुंच गया था। वर्तमान में की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तापमान था और ऑक्सीजन का स्तर गिर गया और बड़े पैमाने पर इसमें भी प्रजातियाँ विलुप्त हिमयुग में भी होती हैं और उष्ण युग में भी होती हैं। जो ग्लोबल जो वार्मिंग वाला युग होता है उसमें भी होती हैं। इसके बाद ट्राइसिक जुरासिक यानी मेसोजोइक काल आया और 20 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक काल के अंदर बहुत बड़े विशालकाय जीव, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, डायनासोर युग आए और डायनासोर के काफ़ी बड़ा जो साम्राज्य था। इसी दौरान पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, बड़े मात्रा में जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, उनमें भी बड़े बदलाव आए और कुछ जगह उल्कापिंड गिरने का भी हमें इसमें अवशेष मिलता है और उल्कापिंड भी इसके ऊपर गिरे। इसके बाद में इसका जो अंतिम मेसोजोइक का जो अंतिम युग आता है वो आया क्रिटेशियस। क्रिटेशियस युग के अंदर डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए थे। डायनासोर विलुप्त होने का 2-3 कारण बताते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, एक बहुत ये उल्कापिंड और पृथ्वी के ऊपर काफ़ी बड़ी ज्वालामुखी क्रियाएं आदि के द्वारा भी बताते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा कारण था वह जलवायु परिवर्तन था। वह उनके अनुकूल यहाँ पे कोई जलवायु नहीं रही। इसके बाद 6 करोड़ वर्ष पहले की बात आती है। 6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर बदलाव आया। इस बदलाव के अंदर जो पेलियोसीन था, प्लिस्टोसीन का जो छोटा एपोक था, कल्प था, उसके अंदर कई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। समुद्र तल भी बढ़ा और थोड़ा तापमान भी इसके अंदर धीरे धीरे जलवायु भी नम हुई और क्योंकि जल स्तर बढ़ा, तापमान बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी तो जल स्तर भी बढ़ेगा। इसके बाद इयोसीन आया। इयोसीन के अंदर ये सब पेलियोसीन के इपोक हैं, उसके प्लिस्टोसीन के, पेलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ये सारे इसके छोटे कल्प हैं और इन कल्प के अंदर काफ़ी बदलाव आता गया। अब इसमें क्या हुआ, वैश्विक तापमान बढ़ा। वैश्विक तापमान बढ़ने से वनस्पति भी उगना चालू हो गई और जैव विविधता बढ़ने लगी। और उसके बाद में 3 करोड़ वर्ष पहले, अब से 3 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसीन युग आया, जब थोड़ी सी ठंड बढ़ी। और 50 लाख वर्ष पहले प्लायोसीन युग आया और इसमें उत्तरी ध्रुव के ऊपर काफ़ी मात्रा में आइस कैप बढ़ गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि महाद्वीपों पर मनुष्य की उत्पत्ति ओलिगोसीन में प्रारंभ हो गई थी, जो अलग रूप में हमसे, हमारे जो पूर्वज थे उनमें। अब प्लिस्टोसीन जो काफ़ी एक लोकप्रिय नाम है, किस संदर्भ में, हिमयुग के संदर्भ में, कि प्लिस्टोसीन में एक बहुत बड़ा हिमकाल आया था। वह प्रारंभ होता है 26 लाख साल पहले और उसके अंदर जो बारी बारी से छोटे बड़े 20 हिमयुग आए थे और लास्ट में इसमें गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गया। हमारा जो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का सबसे बड़ा हिमयुग था अब से पहले का, उसको प्लिस्टोसीन माना जाता है। 11,000 इसके बाद में आता है। 11,500 वर्ष पूर्व होलोसीन प्रारंभ होता है। होलोसीन के जो लास्ट का जो युग था उसे मॉडर्न एज कहते हैं, जिस पे 1950 से बहस छिड़ी हुई है कि इस युग को हम क्या नाम दें। तो 1950 जब इसको खुद को ही 1885 में मान्यता मिली थी, लेकिन उसके बाद जो बहस छिड़ी थी वह छिड़ी थी कि आधुनिक युग को क्या नाम दिया जाए। और ये बहस खत्म हुई सन 2000 में, जब पाल क्रूडजेन ने, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने एक वर्ड गढ़ा एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग, और उसे मानव युग कहा गया। मानव युग क्यों कहा गया? एक पत्रिका में अभी हाल ही में 2016 में एक लेख छपा था और वह पत्रिका थी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जो साइंसेस फॉर एडवांसमेंट। इस पत्रिका के अंदर जो लेख छपा उसमें ही इसका मूल था। उस लेख का मूल सारांश ये था कि एंथ्रोपोसीन कैसे प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, खेती की, उसके बाद में वनों को काटना प्रारंभ किया, अपनी चॉइस की चीज़ें उस वनों में से वो छांटता गया और प्रकृति के अंदर अपनी छांट के आधार पे उसने बदलाव प्रारंभ किया। लेकिन एक वर्ड और बीच में हमारे बीच में आता है, कोलंबियन एक्सचेंज, जो कोलंबस के नाम पे आया। 1950 के बाद जो ये एंथ्रोपोसीन बना, उसमें इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा महत्व रहा, क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप, इनके बीच में एक एक्सचेंज हुआ था। और वह एक्सचेंज हुआ था संस्कृति का, मनुष्यों का, पौधों का, जानवरों का,
इनमें होने वाली विभिन्न बीमारियों का, तकनीकियों का और विचारों का। इस एक्सचेंज को कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया और इस एक्सचेंज के फलस्वरूप मनुष्य ने अपना प्रभुत्व जमाना प्रारंभ किया। मनुष्य का प्रभुत्व जमा, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद में हमने संसाधनों का तीव्र दोहन किया और लास्ट में जाके हमने हमारा जो आधिपत्य था उसे सिद्ध किया और इसे सिद्ध करने के आधार पर ही इस युग को एंथ्रोपोसीन कहा गया। फिर भी 1909 में एक ग्रुप बनाया गया, वर्किंग ग्रुप ऑन एंथ्रोपोसीन। उनमें से 35 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बनाया। वह ग्रुप बनाया इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने, क्योंकि वही निर्धारित करती है कि पृथ्वी का कौन सा युग किस नाम से किस काल अवधि में निर्धारित होगा। ये आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी फिक्स करती है। तो वो फिक्स करती है, एक चार्ट बनाती है। उस चार्ट का नाम है इंटरनेशनल क्रोनो स्ट्रेटिग्राफिक चार्ट। इस चार्ट में पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास से लेके आज तक के इतिहास का अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समयावधियों में विभिन्न अवशेषों, विभिन्न जीवाश्मों के अवशेषों या उनके विकास के साक्ष्यों के आधार पर इनका नामकरण होता है और उसे हम फिर बड़े एरा, इपोक, पीरियड, किसी भी ईयोन, ये सभी नामकरण हम उसी आधार पे करते हैं। तो उन 35 जो वैज्ञानिक थे, वर्किंग जो ग्रुप था ऑन एंथ्रोपोसीन, उनमें 30 ने औपचारिक रूप से ये कहा कि वर्तमान युग मानव युग या एंथ्रोपोसीन है, इसे मान्यता दे देनी चाहिए। लेकिन अभी तक इसके बारे में अंतिम फैसला इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी को करना बाकी है। लगभग इस पर सभी का एकमत हो चुका है और मनुष्य अपने प्रगति की तरफ अपना एक आधिपत्य करके मानव युग की ओर अग्रसर हो रहा है। थैंक यू।